नमस्कार दोस्तों, सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल कुकी स्टडी में। तो आज इस वीडियो में मैं श्री कृष्ण के बहुत ही रोचक कविता करूंगी। उसके थ्योरी उसके बाद क्वेश्चन करेंगे, जो श्री कृष्ण के बचपन की मधुर घटनाओं पर आधारित है। ये जो कविता लिखी है सूरदास जी के द्वारा रचित है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मैया मैं नहीं माखन खायो, सूरदास के द्वारा रचित मैया मैं नहीं माखन खायो, उसकी रचना सुर सागर में संकलित है। सूरदास का जन्म 15वीं शताब्दी में हुआ था। 15वीं शताब्दी कहने का मतलब 1400 के बाद और 1500 से पहले। इन्होंने अपना अधिकांश जीवन मथुरा, गोवर्धन सहित ब्रज के क्षेत्रों में श्री कृष्ण के गुणगान में भजन गाते हुए बिताया। इनकी रचनाएं ब्रज भाषा की बाल लीलाओं का मनोहारी वर्णन है। यह कविता भगवान श्री कृष्ण के बचपन की मधुर घटनाओं पर आधारित है। यह पद एक मासूम और निर्दोष बालक कृष्ण की छवि प्रस्तुत करती है, जो अपनी माँ यशोदा को माखन चोरी का इल्जाम खंडन करते हुए नजर आते हैं। इस कविता में श्री कृष्ण और यशोदा के बीच के स्नेह रिश्ते को बखूबी दर्शाया गया है। श्री कृष्ण माता यशोदा से कहते हैं, हे माता, मैंने माखन नहीं खाया है। प्रातः होते ही आप मुझे मधुवन में गायों के पीछे भेज देती हो। चारों पहर मैं तो वन में भटकता रहता हूँ और शाम को ही मैं घर आता हूँ। बाल कृष्ण कहते हैं, मैं तो छोटा बालक हूँ, तो मैं अपने इन छोटों हाथों से किस प्रकार से छीको दही रखने का बर्तन प्राप्त कर सकता हूँ। सभी ग्वाल बाल तो मेरे शत्रु है, जो ये माखन मेरे मुख पर जबरदस्ती लगा देते हैं। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि माँ, तुम मन की बड़ी भोली है, जो इनकी बातों में आ जाती है। तेरे हृदय में जरूर कोई भेद है, जो मुझे पराया समझकर मुझ पर संदेह कर रही है। ये लो अपनी लाठी और कंबल ले लो, इन्होंने मुझे बहुत नाच नचाया है। सूरदास जी कहते हैं कि भगवान कृष्ण की इन बातों को सुनकर माता यशोदा हंसते हुए उन्हें अपने हृदय से लगा लिया। इस कविता में वात्सल्य रस, बाल मनोविज्ञान और भाषा का सौंदर्य प्रमुख है। कविता में माता यशोदा और कृष्ण के बीच वात्सल्य यानी माता पिता का प्रेम का सुंदर चित्रण है। कविता ब्रज भाषा में लिखी गई है, जो इसे मधुर और आकर्षक रूप देती है। चलिए अब यहाँ से हम थ्योरी कंप्लीट हुआ। अब यहाँ से हम क्वेश्चन करते हैं। पहला नंबर क्वेश्चन है, मैं माखन कैसे खा सकता हूँ? इसके लिए श्री कृष्ण ने क्या तर्क दिए? ऑप्शन है ए, मेरी माता तुम बहुत भोली हो। बी है, मुझे यह लाठी कंबल नहीं चाहिए। और सी है, मुझे तुम पराया समझती हो। और डी है, मेरे छोटे छोटे हाथ छीके तक कैसे जा सकते हैं? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, मेरे छोटे छोटे हाथ छीके तक कैसे जा सकते हैं। उसके बाद इसका डिस्कशन देखिए। माँ यशोदा जब कृष्ण के मुंह पर माखन लगा देखकर उसे डांटने लगती है, तो छींकने तक हाथ न पहुंचने का बहाना बनाती हैं। मेरे छोटे छोटे हाथ छींकने तक कैसे जा सकते हैं? श्री कृष्ण अपनी माँ के सामने सिद्ध करने का प्रयास कर रहा है कि इन्होंने माखन नहीं खाया है। नेक्स्ट 2 नंबर क्वेश्चन है, श्री कृष्ण माँ के आने के पहले क्या कर रहे थे? ऑप्शन ए, गाय चरा रहे थे। बी है, माखन खा रहे थे। सी है, मधुवन में भटक रहे थे। और डी है, मित्रों के संग खेल रहे थे। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, माखन खा रहे थे। श्री कृष्ण के आने के पहले माखन खा रहे थे। माँ से उन्होंने कहा, माखन मैं नहीं खा रहा था, लेकिन माँ के आने से पहले श्री कृष्ण माखन खा रहे थे। ये सभी मेरे मुंह पर जबरदस्ती माखन लगा देते हैं, और माँ बहुत भोली होती है, उनके कहने में आ जाती है। नेक्स्ट 3 नंबर क्वेश्चन है, भोर भयो गयन के पीछे मधुवन मोहि पठायो।
का अर्थ क्या होगा? ऑप्शन सुनिए। ए है कृष्ण गाय चराने मधुबन नहीं जाते हैं। बी है प्रातः होते ही तुम मुझे मधुबन में गौओं को चराने के लिए भेज देती हो। सी है शाम को गाय चराने जाते हैं। और डी है कृष्ण मधुबन में माखन खाने जाते हैं। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी। प्रातः होते ही तुम मुझे मधुबन में गौओं को चराने के लिए भेज देती हो। इसका डिस्कशन देखिए। श्री कृष्ण माँ यशोदा से कहते हैं प्रातः होते ही तुम मुझे मधुबन में गौओं को चराने के लिए भेज देती हो। ग्वालिनों ने ग्वालिनों ने शिकायत की थी कि कान्हा रोज उनका माखन खा जाता है। तो माँ पूछती है, कृष्ण अपनी बात के पक्ष में दलील होते हुए कहते हैं कि मुझे आप सुबह से ही गायों के पीछे उनके साथ मधुबन में भेज देती है। मैं दिन भर वहीं रहता हूँ, तो फिर मैं यहाँ आकर माखन कैसे खा सकता हूँ? नेक्स्ट 4 नंबर क्वेश्चन है। सूरदास तब बीसी जसोदा लय उर कंठ लगायो, अर्थ क्या होगा? ऑप्शन है। ए माँ यशोदा कृष्ण की बातें सुनकर हंस पड़ी और उन्हें गले से लगा लिया। बी है कृष्ण ने दलीलें नहीं दी थी। सी है माँ यशोदा कृष्ण को गले नहीं लगाया था। और डी है माँ यशोदा कृष्ण की बातें सुनकर नहीं हंसी थी। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए। माँ यशोदा कृष्ण की बातें सुनकर हंस पड़ी और उन्हें गले से लगा लिया। इसका डिस्कशन देखिए। सूरदास जी कहते हैं माँ यशोदा कृष्ण की बातें सुनकर हंस पड़ी और उन्हें गले से लगा लिया। बाल कृष्ण की दलीलें और उनके भोलेपन को देखकर माँ यशोदा को उन पर प्यार आ जाता है। नेक्स्ट 5 नंबर क्वेश्चन है। श्री कृष्ण अपनी माँ यशोदा को तर्क क्यों दे रहे हैं? ऑप्शन ए कृष्ण स्वयं को दोषी होने का तर्क दे रहा है। बी है माखन नहीं खाया, ग्वाल बाल ने मुख पर लगा दिया है। और सी है कृष्ण गलती को छिपाने के लिए तर्क नहीं देते हैं। और डी है कृष्ण के बाल स्वरूप का चित्रण नहीं हुआ है। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी। माखन नहीं खाया, ग्वाल बाल ने मुख पर लगा दिया है। इसका डिस्कशन देखिए। इस पद पर कृष्ण के बाल स्वरूप का चित्रण है। प्रत्येक बच्चा गलती करने के बाद हुए गलती को छिपाने के लिए तर्क देता है। ऐसा ही श्री कृष्ण भी अपनी माँ को तर्क दे रहे हैं कि उन्होंने माखन नहीं खाया, ग्वाल बालों ने उनके मुख पर लगा दिया है, ताकि माँ यशोदा उन्हें डांटे। श्री कृष्ण भी छोटे बच्चे ही हैं, अतः स्वयं को निर्दोष साबित करने के लिए वे अपनी माँ यशोदा को तर्क देते हैं। मैं बालक वहियन को छोटो छीको के ही विधि प्रायो, ग्वाल बाल सब बैर परे हैं, बरबस मुख लपटायो। नेक्स्ट 6 नंबर क्वेश्चन है। माता यशोदा ने श्री कृष्ण को गले से लगा लिया, तब क्या हुआ? ऑप्शन है। ए माता यशोदा ने श्री कृष्ण को गले से नहीं लगाया। और बी है माँ अपने बच्चे से अटूट प्रेम नहीं करती है। और सी है माता यशोदा ने श्री कृष्ण को गले से लगाया तो प्रसन्नता से झूम उठे। डी है माँ बेटे प्रसन्नता से नहीं झूम उठे। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी। माता यशोदा ने श्री कृष्ण को गले से लगाया तो प्रसन्नता से झूम उठे। डिस्कशन है। जब माता यशोदा ने श्री कृष्ण को गले लगा लिया, तब माँ बेटे प्रसन्नता से झूम उठे होंगे। यशोदा माता भी अपने पुत्र से नाराज नहीं रह सकती थी। श्री कृष्ण भी यह भी नहीं चाहते थे कि वे भी माता यशोदा को हर्षित देखना चाहते थे। माँ अपने बच्चे से अटूट प्रेम करती है। पुत्र प्रेम से व्याकुल होकर उनकी प्यारी प्यारी बातें सुनकर यशोदा मैया उन्हें गले से लगा लेती है। सूरदास तब बेसी जसोदा लय उर कंठ लगायो। नेक्स्ट 7 नंबर क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से कुछ पद दिए गए हैं जिनका सही अर्थ मिलान कीजिए। ऑप्शन है उपजी। उपजी का क्या होगा? उपजी का होगा उपजना, उत्पन्न होना। बिहसी, बिहसी का मतलब हुआ मुस्काई, हंसी। जायो,
जायो का मतलब जन्मा, और विधि, विधि का मतलब हुआ प्रकार या भांति रीति। एक का हो गया ख, दो का क, इसमें मिलाइए कौन सा ऑप्शन है। एक का ख, दो का क, तो ऑप्शन नंबर हो गया बी। उपजी माने उपजना, उत्पन्न होना। बीसी मुस्काई हंसी, जायो यानी जन्मा, और विधि माने प्रकार, भांति रीति। नेक्स्ट 8 नंबर क्वेश्चन है, सूरदास जी का जन्म कब और कहाँ हुआ। ऑप्शन है सन 1472 ईस्वी झांसी उत्तर प्रदेश में, बी है सन 1588 ईस्वी आगरा उत्तर प्रदेश में, और सी है सन 1478 ईस्वी मथुरा उत्तर प्रदेश में, और डी है सन 1607 ईस्वी प्रयागराज उत्तर प्रदेश में। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, सन 1478 ईस्वी मथुरा उत्तर प्रदेश में सूरदास जी का जन्म हुआ था। इसका डिस्कशन देखिए। सूरदास की जन्म के विषय में प्रामाणिक रूप से जानकारी का अभाव है। महाकवि सूरदास जी का जन्म सन 1478 ईस्वी के आसपास माना जाता है। एक मान्यता के अनुसार उनका जन्म मथुरा आगरा मार्ग पर स्थित रुनकता यानी कि रेणुका क्षेत्र में हुआ है, जबकि दूसरी मान्यता के अनुसार सूरदास सूरदास जी का जन्म दिल्ली के पास सिही नामक ग्राम में सारस्वत, जिसका अर्थ है ब्रह्म भट्ट राव, परिवार में हुआ था। सूरदास जी अपना अधिकांश जीवन मथुरा गोवर्धन सहित ब्रज के क्षेत्रों में श्री कृष्ण के गुणगान भजन गाते हुए बिताए। इनकी रचना ब्रज भाषा में उपलब्ध है। उनकी अधिकतर कविताओं में श्री कृष्ण की बाल लीलाओं का मनोहारी वर्णन है। महाकवि सूरदास जी का मृत्यु 16वीं शताब्दी सन 1583 ईस्वी में परसौली में हुआ था। नेक्स्ट नेक्स्ट चैप्टर है परीक्षा। ये प्रेमचंद्र जी द्वारा रचित है। चलिए स्टार्ट करते हैं थ्योरी से, उसके बाद फिर क्वेश्चन इनसे संबंधित करेंगे। हिंदी के महान लेखक और कथा सम्राट के नाम से प्रसिद्ध प्रेमचंद्र का वास्तविक नाम धनपत राय था। ये बहुत एग्जाम में पूछा जाता है कि प्रेमचंद्र का वास्तविक वास्तविक नाम क्या था, मूल नाम क्या था। तो मूल नाम था धनपत राय। ईदगाह, बड़े भाई साहब, गुल्ली डंडा, दो बैलों की कथा, बुढ़ी काकी, शतरंज के खिलाड़ी, पूस की रात प्रेमचंद्र द्वारा लिखित महत्वपूर्ण कहानियां हैं। परीक्षा प्रेमचंद्र द्वारा लिखित कहानी विधा की रचना है। इस कहानी के मुख्य पात्रों में राजा दीवान सुजान सिंह और पंडित जानकी नाथ शामिल है। यह कहानी देवगढ़ रियासत में घटित होती है, जहां दीवान सुजान सिंह सेवानिवृत्त होने वाले हैं। राजा अपने उत्तराधिकारी की तलाश में है और योग्य व्यक्ति की पहचान करने के लिए एक परीक्षा आयोजित करता है। इस परीक्षा में उम्मीदवार को अपनी शिक्षा, आचरण और गुणों का प्रदर्शन करना होता है। इस कहानी में राजा एक परीक्षा आयोजित करता है, जिसमें उम्मीदवार के ज्ञान और चरित्र का परीक्षण किया जाता है। पंडित जानकीनाथ एक उम्मीदवार है जो अपनी ईमानदारी, बुद्धिमत्ता के कारण राजा को प्रभावित करते हैं। पंडित जानकीनाथ को अपनी योग्यता के कारण देवगढ़ रियासत का नाम दीवान युक्त किया जाता है। यह कहानी नैतिकता, चतुराई और नेतृत्व के महत्व पर प्रकाश डालती है। यह कहानी हमें सिखाती है कि एक अच्छा शासक या नेता बनने के लिए ज्ञान के साथ साथ अच्छे गुण और चरित्र भी महत्वपूर्ण है। चलिए अब यहाँ से क्वेश्चन करते हैं, जो कि काफी ज्यादा इम्पोर्टेंट महत्वपूर्ण क्वेश्चन सब है जो पूछा गया है एग्जाम में। ये पूछा गया है DSSB TGT। TGT कहते हैं 9th-10th क्लास को। 5/9/2021 में शिफ्ट दूसरा में पूछा गया है। चलिए पहला क्वेश्चन है, करबला नाटक किसके द्वारा लिखा गया है। ऑप्शन है ए लाला भगवान दीन, बी मिश्र बंधु, सी अमृतलाल चतुर्वेदी, और डी है प्रेमचंद्र जी। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, प्रेमचंद्र जी। करबला 1928 ईस्वी में मुंशी प्रेमचंद्र द्वारा लिखित ऐतिहासिक नाटक है। संग्राम 1922 ईस्वी में भी
प्रेमचंद्र का सामाजिक विघटन प्रधान नाटक है। मिश्र बंधु द्वारा सामुदायिक उपदानों पर लिखा गया नाटक नेत्रोन्मील मिलन 1915 ईस्वी है। नेक्स्ट 2 नंबर क्वेश्चन है, महाराजा ने दीवान को ही उनका उत्तराधिकारी चुनने का कार्य उनके किस गुण के कारण सौंपा गया है? ऑप्शन है ए, दीवान नीति कुशल नहीं थे, बी है दीवान अनुभव नीति कुशल गुण के कारण सौंपा गया, और सी है दीवान अनुभवशील नहीं थे, और डी है दीवान के अंदर का वो गुण नहीं था। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, दीवान अनुभवशील नीति कुशल गुण के कारण सौंपा गया। इसका डिस्कशन देखिए, महाराज अपने अनुभवशील नीति कुशल दीवान का बड़ा आदर करते थे, बहुत समझाया, लेकिन जब दीवान साहब न मानो तो हारकर उनकी प्रार्थना स्वीकार कर ली और शर्तें लगा दी कि रियासत के लिए नया दीवान आपको ही खोजना पड़ेगा। तब दीवान के केंद्रीय भाव एक रियासत के दीवान को पद हेतु दृष्टि से योग्य, उदार, दयालु तथा नीति कुशल व्यक्ति का चयन है। अतएव इन्हीं कारणों से प्रेमचंद ने इस कहानी का शीर्षक परीक्षा रखा होगा। दीवान साहब ने एक जौहरी के रूप में दया, आत्मबल तथा नीति कुशलता को धारण करने वाले एक व्यक्ति की परख की। नेक्स्ट 3 नंबर क्वेश्चन है, दीवान साहब द्वारा नौकरी छोड़ने के निश्चय का क्या कारण था? ऑप्शन है इनकी अवस्था अभी नहीं ढली थी, बी है नौकरी छोड़ना नहीं चाहते थे, और सी है राजकाज संभालने योग्य शक्ति न रहना, और डी है राजकाज संभालने योग्य शक्ति थी। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, राजकाज संभालने योग्य शक्ति न रहना। डिस्कशन देखिए, जब रियासत देवगढ़ के दीवान सरदार सुजान सिंह बूढ़े हुए तो परमात्मा की याद आई। जाकर महाराज से विनय की, दीनबंधु दास ने श्री मान का सेवा 40 साल तक की। अब मेरी अवस्था भी ढल गई, राजकाज संभालने की शक्ति नहीं रही, कहीं भूल चूक हो जाए तो बुढ़ापा में दाग लगे, सारी जिंदगी की नेक नामी मिट्टी में मिल जाए, इसलिए दीवान साहब द्वारा नौकरी छोड़ने का निश्चय किया गया। नेक्स्ट 4 नंबर क्वेश्चन है, नौकरी की राह में आए लोगों ने नौकरी पाने के लिए कौन कौन से प्रयत्न किए? ऑप्शन ए है नौकरी की चाह में लोगों ने अपना इच्छा रूप दिखाने का प्रयास, बी है नौकरी की चाह में लोगों ने प्रातः काल नहीं उठते थे, सी है नौकरी की चाह में लोगों ने बड़े बड़े ग्रंथ नहीं पढ़ते थे, और डी है नौकरी की चाह में लोगों ने प्यार से नहीं बोलते थे। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, नौकरी की चाह में लोगों ने अपना अच्छा रूप दिखाने का प्रयास किया। इसका डिस्कशन देखिए, नौकरी की चाह में आए लोगों ने अपना अच्छा रूप दिखाने का प्रयास किया, देर से उठने वाले प्रातः काल उठने लगे, नौकरों की नाक में दम करने वाले नौकरों से प्यार से बोलने लगे, और किताबों से घृणा करने वाले बड़े बड़े ग्रंथ पढ़ने का दिखावा करने लगे। नेक्स्ट 5 नंबर क्वेश्चन है, उसे किसान की सूरत देखते ही सब बात ज्ञात हो गई है, खिलाड़ी का कौन कौन सी बातें पता चल गई थी? ऑप्शन है ए, खिलाड़ी को कुछ भी नहीं पता चला था, बी है भीम की गाड़ी नाले के कीचड़ में नहीं फंसा था, और सी है खिलाड़ी की निगाह किसान की गाड़ी पर पड़ी तो जो नाले में फंसी हुई थी, और डी है खिलाड़ी की निगाह किसान की गाड़ी पर नहीं पड़ी। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, खिलाड़ी की निगाह किसान की गाड़ी पर पड़ी जो नाले में फंसी हुई थी। इसका डिस्कशन देखिए, खिलाड़ी की निगाह किसान की गाड़ी पर पड़ी जो नाले में फंसी हुई थी, उसे किसान की सूरत देखते ही इस बात का अंदाजा हो गया कि बहुत प्रयास करने के बाद भी गाड़ी को नाले के कीचड़ और गड्ढे से नहीं निकाल पाया है। इसी बात को किसान की सूरत देखते ही खिलाड़ी को पता चल गया था। नेक्स्ट 6 नंबर क्वेश्चन है, परीक्षा कहानी में मगर उन आंखों में सत्कार था
इन आंखों में ईर्ष्या, किनकी आंखों में सत्कार था और किनकी आंखों में ईर्ष्या थी, क्यों? ऑप्शन है जानकी नाथ के चयन की घोषणा से अन्य उम्मीदवार ईर्ष्या से नहीं देखा था। बी है जानकी नाथ के चयन के बाद अन्य उम्मीदवार की आंखों में ईर्ष्या का भाव था। सी है कर्मचारियों और रईसों ने जानकी नाथ के प्रति आदर और सत्कार का भाव नहीं था। और डी है जानकी नाथ का चयन दीवान पर नहीं हुआ था। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी। जानकी नाथ के चयन के बाद अन्य उम्मीदवार की आंखों में ईर्ष्या का भाव था। नेक्स्ट इसका डिस्कशन, जब सरदार सुजान सिंह ने दरबार में दीवान के पद पर जानकीनाथ के चयन की घोषणा की तो रियासत के कर्मचारियों और रईसों के जानकीनाथ की तरफ देखा। उन आंखों में जानकीनाथ के प्रति आदर और सत्कार का भाव था। इसे ठीक विपरीत दीवान के पद की प्राप्ति हेतु पधारे अन्य उम्मीदवारों की आंखों में जानकीनाथ के प्रति ईर्ष्या का भाव था। नेक्स्ट 7 नंबर क्वेश्चन है, परीक्षा कहानी में शायद युवक बूढ़े किसान की असलियत पहचान गया था। नौकरी के लिए आए लोगों किसी तरह के बस नौकरी पा लेना चाहते थे। ऑप्शन है नौकरी के लिए नम्रता और सदाचार का देवता मालूम होते थे। बी है युवक ने बूढ़े किसान को नहीं देखा था। सी है युवक ने बूढ़े किसान की असलियत नहीं पहचान पाया था। और डी है नौकरी के लिए लोग नहीं आए थे। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए। नौकरी के लिए नम्रता और सदाचार का देवता मालूम होते था। युवक ने किसान की तरफ गौर से देखा। उनके मन में एक संदेह उत्पन्न हुआ, कहीं ये सुजान सिंह तो नहीं है। आवाज मिलती है, चेहरा मोहरा भी वही है जिससे बात कीजिए। वह नम्रता और सदाचार का देवता बना मालूम होता था। लोग समझते थे कि 1 महीने का झंझट है, किसी तरह काट ले। कहीं कार्य सिद्ध हो गया तो बाद में कौन पूछता है। नेक्स्ट 8 नंबर क्वेश्चन है, दीवान के सामने क्या समस्या थी, इसका क्या समाधान खोजा। और नौकरी के लिए लोगों के सामने क्या समस्या थी, इसका क्या समाधान खोजा गया। ए है नौकरी के लिए आए लोगों में नीति कुशलता ईमानदारी की समस्या थी। बी है नौकरी चयन के लिए समाचार पत्र में विज्ञापन प्रकाशित कराए। और सी है दीवान के समक्ष योग्य उम्मीदवार के चयन की समस्या थी। और डी है उपयुक्त सभी। इसका सही जवाब क्या होगा 8 नंबर का? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त उपयुक्त सभी। उपयुक्त सभी का डिस्कशन देखिए। दीवान जी के समक्ष योग्य उम्मीदवार के चयन की समस्या थी। इसके लिए उन्होंने समाचार पत्र में विज्ञापन प्रकाशित कराया जिसमें उक्त पद आवश्यक योग्यता का उल्लेख था। योग्य उम्मीदवार के चयन को अंजाम दिया। नौकरी के लिए आए लोगों के समक्ष सबसे बड़ी समस्या थी नीति कुशलता ईमानदारी आत्मबल और दयालुता के मापदंड पर खरा उतरने की, किंतु उन्होंने समिति समय के लिए छद्म सद्व्यवहार को अपनाना प्रारंभ कर दिया ताकि उनका चयन दीवान के पद के लिए हो जाए। नेक्स्ट 9 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से विपरीत अर्थ देने वाला शब्द है जो विपरीतार्थक शब्दों का सही मिलान कीजिए। आना, ऑप्शन है आना, गुण, आदर, स्वस्थ। तो इसका देखिए कैसे होगा। स्वस्थ के हो गया अस्वस्थ, आदर का अनादर, उसके बाद गुण का अवगुण, आना का जाना, जो कि विपरीतार्थक शब्द है। विपरीतार्थक का मतलब होता है उल्टा शब्द। जैसे आना तो जाना, रात का दिन, आदर अनादर, इससे हो गया विपरीतार्थक शब्द। तो इसका कौन सा ऑप्शन होगा? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर
ए। आना का जाना, गुण का अवगुण, आदर का अनादर और स्वस्थ का अस्वस्थ। नेक्स्ट 10 नंबर क्वेश्चन है, मुंशी प्रेमचंद्र जी का जन्म कब और कहाँ हुआ था? सन 1980 सॉरी 1880 ईस्वी गोरखपुर उत्तर प्रदेश, सन 1880 ईस्वी वाराणसी उत्तर प्रदेश, और सी में है सन 1940 ईस्वी प्रयागराज उत्तर प्रदेश, और डी है 1836 ईस्वी लखनऊ उत्तर प्रदेश। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, सन 1880 ईस्वी वाराणसी उत्तर प्रदेश में। मुंशी प्रेमचंद्र जी का जन्म सन 31 जुलाई 1880 ईस्वी को उत्तर प्रदेश के बनारस के पास लम्ही गांव में हुआ था। इनके पिता मुंशी अजायब राय थे और माता आनंदी देवी था। प्रेमचंद्र ने हिंदी और उर्दू साहित्य में महत्वपूर्ण योगदान दिया, विशेषकर कहानी और उपन्यास के क्षेत्र में। हिंदी के एक महान लेखक और कथा सम्राट के नाम से प्रसिद्ध प्रेमचंद्र का वास्तविक नाम धनपत राय था। ये बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है, जो काफी ज्यादा एग्जाम में पूछा जाता है। प्रेमचंद्र का वास्तविक नाम या मूल नाम क्या है? तो धनपत राय। इनकी लेखन शैली सरल, सहज और यथार्थवादी थी। इनके मुख्य कृति सेवा सदन, प्रेमाश्रम, रंगभूमि, निर्मला, गवन गोदान, कफन, पूस की रात, पंच परमेश्वर, ईदगाह, बड़े भाई साहब, गुल्ली डंडा, दो बैलों की कथा आदि। प्रेमचंद्र को हिंदी साहित्य का उपन्यास सम्राट एवं कथा सम्राट कहा जाता है, और वे अपने समय के सबसे लोकप्रिय लेखकों में से एक थे। इनका 8 अक्टूबर 1936 ईस्वी को वाराणसी उत्तर प्रदेश में निधन हो गया, यानी मृत्यु हो गया। नेक्स्ट 11 नंबर क्वेश्चन है, गहरे पानी में बैठने से ही मोती मिलता है, कहावत का क्या अर्थ है? ऑप्शन है ए, गहरे पानी में ही मोती मिलता है, बी है बिना परिश्रम के भी सफलता मिलता है, और सी है कोशिश करने पर सफलता मिलती है, और डी है अधिक कोशिश करने से असफलता मिलती है। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, कोशिश करने पर ही सफलता मिलती है। गहरे पानी में बैठने से ही मोती मिलती है, कहावत का अर्थ कोशिश करने पर ही सफलता मिलती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग अस। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जो चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन प्रेस कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा कीजिए। जय हिंद, जय भारत।